हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने वाले हैं कि जो भारत की भौगोलिक क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है। भारत उसमें पृथ्वी के सापेक्ष में देखेंगे, है ना, या ग्लोब में देखेंगे आप, तो भारत स्थित है कहाँ पर वह देखने वाले हैं। उसके अलावा देखने वाले हैं कि जो भारत के, देखिए, आंतरिक क्षेत्र के बारे में तो बात हो गई थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भारत में कौन कौन से राज्य स्थित है और कौन कौन से यूटी स्थित हैं। अब इसमें देखने वाले हैं कि जो सीमा रेखा है भारत की, तो सीमा रेखा पर जो राज्य हैं वह कौन से देश से टच होते हैं वह देखने वाले हैं। और भारत का जो क्षेत्र अधिकार है वह कहाँ पर स्थित है, कहाँ तक स्थित है, ठीक है, वह देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज़ का कि भारत एक्चुअल में कहाँ तक स्थित है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, आपको नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये तो सब पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर हम लोग, देखिए, अगर हम लोग पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, पूर्व की ओर, या फिर इधर सूर्य निकलता है उधर खड़े हो जाएं, उधर मुंह करके, तो जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो नॉर्थ पॉइंट को दर्शाता है और जो राइट हैंड रहेगा वो साउथ को दर्शाएगा, ठीक है। और बचता क्या है फिर, वेस्ट या पश्चिम वाला हिस्सा। अब ये जो मैप आपको, जो ये दिख रहा है आपको, है ना, इसको आप मैप से तुलना करेंगे, है ना। तो जब इसको तुलना करेंगे तो आपको सीधे से दिखने वाला है कि ये जो पॉइंट यहाँ का, ये वाला पॉइंट, क्योंकि सबसे ऊपरी बिंदु या फिर सबसे उत्तरी बिंदु बोलेंगे, है ना, ये नॉर्थ को दर्शाएगा और ये साउथ को, बट ये साउथ को नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ तक नहीं है, यह भारत की स्थिति इससे भी ज़्यादा है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे, तो अगर हम लोग इसको दक्षिणी बिंदु मानेंगे तो ये तो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन भारत की स्थिति तो यहाँ तक है ना, तो ये दक्षिणी बिंदु तो नहीं हो पाएगा। और अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्व को दर्शाएगा, देखिए ये पूर्व को दर्शाएगा, बट पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु तो यहाँ पे आएगा ना। अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे कि पश्चिमी बिंदु भारत का क्या है, तो भारत की पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है ये दर्शाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, या फिर पूर्वी बिंदु कौन से राज्य में स्थित है। तो अगर ये देखिए, ये तो पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व। और पूर्वी बिंदु कौन से राज्य में स्थित है बोला जाए तो ये आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक किबितु क्षेत्र है, वो है पूर्वी बिंदु भारत का, ठीक है। अब हम लोग नॉर्थ की बात करें तो ये तो पीओके वाला एरिया है ना, ये पाकिस्तान के पाकिस्तान ने इसमें अधिकार कर लिया था, है ना, 1948 में। बट हम लोग भी इसको ये पीओके मानते हैं इसको, बट ये हम लोग अपने हिस्से का अपना भारत भी मानते हैं, जो कि भले ये पाकिस्तान के कब्जे में है, बट इसको मानते हैं कि ये कभी ना कभी हमारे क्षेत्र में अधिकार आएगा। तो फिर इसलिए हम लोग इसको भारत के मैप में शामिल करते हैं। तो अगर नॉर्थ पॉइंट की बात की जाए तो ये है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। ये किस में स्थित है, पीओके में स्थित है, ठीक है, इंदिरा कॉल। अब अगर हम लोग पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात है ना। गुजरात में देखिए, गुजरात आपको दिख रहा होगा, ये राजस्थान हो जाता है और ये हो जाता है गुजरात। तो गुजरात राज्य की एक गुहार मोती जगह है, यहाँ पे गुहार मोती जगह है, एक गुहार मोती जगह, वो भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, मैंने बताया आपको, ये है ग्रेट निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उसमें निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, और यही ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट जगह है, वो भारत का दक्षिणी बिंदु हो जाता है, ठीक है। पूर्वी, पश्चिमी, है ना, ये पश्चिमी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, ये और ये दक्षिणी बिंदु, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बोले कि भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत आपको दिख रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो कहाँ से कहाँ कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 82,87,263 किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग में होते हैं। तो जो भारत का ये जो जो भी वाला एरिया आपको दिख रहा है सारा, और इसको सबको मिलाएंगे
तो उसका टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा। जैसे देखिए, ये अगर ये बाल्टी हो गया तो उसका क्षेत्र है ना, तो उसका क्षेत्रफल, वैसे ही भारत का क्षेत्रफल अगर बोलेंगे तो आता है कितना, 82,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और यह जो क्षेत्रफल है भारत का, वह विश्व के क्षेत्रफल से अगर बोलें कि कितना परसेंट है बोला जाए, तो वह है केवल और केवल 2.42%। मतलब भारत का जो क्षेत्र है वह विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.42% ही कैप्चर करता है उसको। ठीक है। अब अगर हम बोलें कि जो ये नॉर्थ पॉइंट आपको दिख रहा है और ये साउथ पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तो अगर बोलें कि जैसे देखिए ये बाल्टी हो जाता है तो इसकी लंबाई बोलेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो आप अगर इसको नापेंगे तो बोलेंगे कि भारत की जो नॉर्थ पॉइंट है और साउथ पॉइंट दक्षिणतम बिंदु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ये जो क्षेत्र जो कि एक दूसरे से लगे हुए हैं, है ना, तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच कुल कितना किलोमीटर है, मतलब कितनी दूरी है इन लोग के बीच में। तो अगर इनकी बात की जाए तो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच दूरी है 3,214 किलोमीटर। ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच में दूरी कितनी है ना? और अगर पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच में दूरी कितनी है, तो यह है 2,933 किलोमीटर। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग न्यूज़ स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वह किन राज्यों को टच कर रहे हैं, है ना, किन राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं वह देखेंगे। और जो समुद्री सीमाएं हैं, वह समुद्री सीमा आपको पता है, समुद्री या फिर जो तटीय क्षेत्र हैं वह समुद्री सीमा को टच तो करेंगे ही। तो ये जो तटीय क्षेत्र हैं वह किस समुद्री क्षेत्र को, है ना, समुद्री क्षेत्र मतलब कि वो समुद्र का भी कुछ नाम रख देते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी या फिर ऐसा कुछ हो गया। तो वह कौन कौन से क्षेत्र, है ना, स्थित है जो भारत के तटीय राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, तो वह देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल इशू, है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारत से उत्पन्न जो देश हुआ है हमारा पाकिस्तान, उसकी बात करेंगे। अब देखिए पाकिस्तान हमारा कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पे, है ना। अब ये किसको किसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पता होगा क्या है, यहाँ पे गुजरात है, अगर यहाँ की बात की तो राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, यहाँ जम्मू कश्मीर है और ये है लद्दाख। ठीक है। तो किसको किसको टच कर रही है, 5 राज्यों को। उसके बाद अगर हम बोले कि ये यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा एरिया जम्मू, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, फिर इसको अब तो लद्दाख में आज शामिल हो गया ये। बट अगर इसको थोड़ा सा एरिया बोला जाए तो ये लद्दाख का एरिया किससे टच होता है, अफगानिस्तान से। ठीक है। अगर एक्चुअल में बोला जाए तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये वाला एरिया, मतलब पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया है, ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, ये भी पाकिस्तान ने यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है अभी। और ये वाला एरिया अगर बोला जाए तो ये वाला एरिया जो यहाँ पे वाला एरिया दिख रहा है आपको, वो चाइना ने कब्जा करके रखा है। कब, 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, उस टाइम में चाइना ने इसको अधिकृत कर लिया था। हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ मैं, ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला एरिया, उसको पाकिस्तान ने किसको दिया है, चीन को दिया है। ठीक है। बट थोड़ा सा एरिया आप देखेंगे, यहाँ का ये वाला एरिया, ये इनको, पाकिस्तान को और चीन को, दोनों को एक होने से तोड़ता है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है सियाचिन वाला एरिया, जहाँ पे जवान अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, हिम बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो वो इन दोनों को जोड़ रहे हैं। अगर ये जो एरिया है ये अगर इनके कब्जे में आ गया कभी, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, फिर भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। तो ये क्या, सियाचिन वाला एरिया हो जाता है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। अफगानिस्तान हो गया।
देखिए जो भारत है अपना और ये पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में 1947 में सर रेडक्लिफ जो थे, है ना, सीमा आयोग एक गठन किया गया था उनकी अध्यक्षता में। तो उस टाइम में सीमा जो निर्धारित की गई थी उसका नाम था रेडक्लिफ, क्योंकि रेडक्लिफ उस टाइम के अध्यक्ष थे, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बोला जाए जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। जो भारत और अफगानिस्तान बीच में दिख रही है आपको डूरंड रेखा, वो डूरंड रेखा में वैसा उस रेखा का नाम डूरंड क्यों पड़ा, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हुआ यूँ था कि 1893 में सर डूरंड जो थे उन्होंने, या फिर उनका नाम क्या था, मार्टिमर मार्टिमर डूरंड, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा थी उस टाइम में पाकिस्तान भी शामिल था इंडिया में, तो उन्होंने उस सीमा रेखा के विवाद को सुलझा दिया था। और उस टाइम में अफगानिस्तान के जो शासक हुआ करते थे तो वो थे अमीर अब्दुल रहमान। उन्होंने उनके थ्रू उनसे उनसे बात करके उन्होंने उस सीमा विवाद को सुलझाया था। तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो डूरंड जी की थी। तो सर डूरंड जो थे, मार्टिमर डूरंड, तो उन्होंने अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखें, अफगानिस्तान के बाद फिर क्या आता है, चाइना आता है। यहाँ पे ये जो एरिया है चाइना का है। अब चाइना से कौन कौन से राज्य टच होते हैं, तो ये तो पहला हो गया लद्दाख, है ना। तो पहले ही जम्मू कश्मीर था, बट अब चेंज हुआ है जैसे जैसे, तो ये लद्दाख में आ गया सब कुछ। तो लद्दाख हो गया पहला, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख हो गया एक। ये हो गया हिमाचल प्रदेश। और ये थर्ड आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। और यहाँ पे है ये सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। कितने, 5। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे यूपी है तो यूपी टच कर रहा होगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ भारत और जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसके बीच में नेपाल है एक देश, ठीक है। नेपाल है, तो नेपाल की वजह से यूपी टच नहीं करता उससे, और ये जो बिहार है ये सब टच नहीं करते, ठीक है। और यहाँ ये जो सिक्किम है, सिक्किम टच कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे पूरा ये है क्या आपका चाइना, तो चाइना से नेपाल, ये सॉरी सिक्किम टच हो रहा है। और सिक्किम से लगा हुआ एक ऐसी सेम क्या है यहाँ पे, भूटान, ठीक है, भूटान। तो भूटान भी तो चाइना को तो टच करेगा, बट यह थोड़ा सा अलग कर देता है ना, ये वाले एरिया को। तो सिक्किम टच होता है और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने टोटल, 5। कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य टच होते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि और कौन से राज्य टच हो रहे हैं। ये 2 हो गए ना, ये 5 हो गए, 3 देश हो गए टोटल। अब आगे देश की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको पता होगा जो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड, है ना। अरुणाचल प्रदेश के बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नाम मित्री करके। तो यहाँ पे ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। तो जो म्यांमार है या वर्मा देश, उससे कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं अगर बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। उसके बाद नागालैंड होगा और मणिपुर होगा और मिजोरम होगा। कौन, 4 राज्य होंगे, ठीक है, म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये आपको एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश, पहली बात तो आपको एक फैक्ट ये याद रखना है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है ना। अगर तटीय क्षेत्र में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ बनती है, तो फिर वो किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ, है ना। इसको हम लोग देखेंगे कितना किलोमीटर बाद में, वो सब देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन सा राज्य को टच करता है बांग्लादेश। तो ये पहला तो पश्चिम बंगाल को टच करेगा, है ना, पश्चिम बंगाल को टच करेगा। उसके बाद अगर इधर देखें तो ये जो त्रिपुरा दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तो ये त्रिपुरा हो गया और ये बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये मेघालय राज्य है ना, मेघालय हो गया। और
असम हो गया, मेघालय, असम, और उसके बाद यहाँ पे है सिक्किम। तो कौन कौन से राज्य से, लेकिन सिक्किम से टच नहीं होता। जो ये बांग्लादेश है वो सिक्किम से टच नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो असम है, असम ये बाउंड्री मतलब ये सीमा रेखा बना लेती है, इस वजह से सिक्किम टच नहीं होता। तो कौन कौन सी, असम से टच होता है, मेघालय से टच होता है, और इधर त्रिपुरा से टच होता है, और ये यहाँ पे जो था अपना देश कौन सा, ये अपना एक राज्य था, क्या नाम था उसका, देखिए त्रिपुरा से तो टच हो गई, फिर ये जो है ये मिजोरम से भी टच होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तक है ना वो, जो ये बांग्लादेश है ऐसे है करके, तो बांग्लादेश ये मिजोरम को भी टच करता है। तो कौन कौन से राज्यों को टच करता है ये, असम को, मेघालय को, मिजोरम को, त्रिपुरा को और पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो ये हमारे जो स्थलीय पड़ोसी देश थे वो उनके बारे में टोटल जानकारी हो गई। टोटल कौन कौन से थे, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, चाइना था, म्यांमार था और बांग्लादेश था। ठीक है, अब हम लोग देखें तो यहाँ पे तो ये श्रीलंका तय है। श्रीलंका वैसे टच तो नहीं करता है, बस स्थलीय जलीय सीमा है दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना। तो ये कौन से बोला जाए तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और पाक जल संधि से दोनों अलग होते हैं। कौन सी, पाक स्ट्रेट या पाक, है ना, यहाँ पे पाक खाड़ी भी है, ये पाक खाड़ी है, और जो जल संधि का नाम है वो पाक स्ट्रेट है। ठीक है, और अब हम लोग बोलें कि देखें तो ये जो आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली में है क्या, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा है, ये इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी चट्टानों से ना, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से उसके बाद इन लोग यहीं पे मतलब स्थित हो गए, स्थिर हो गए। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलें कि जो ये द्वीप है, इस द्वीप में, इस द्वीप का नाम अगर देखें तो हम लोग दूसरे स्लाइड में चलते हैं और देखेंगे, क्योंकि इस स्लाइड में अभी सबको समझ नहीं आएगा क्लियर। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए इस स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, तो आपको जो ये दिख रहा होगा ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अंडमान, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग मध्य अंडमान। फिर जो तीसरा आता है वह आता है दक्षिणी अंडमान का, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, और एक छोटा बचता है उसका नाम है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये उतने सारे द्वीपों को बताया नहीं है, बट और आप द्वीप दिखाएंगे यहाँ पे, तो जैसे कि दक्षिण अंडमान हो गया, उसके बाद फिर लिटिल अंडमान होगा, तो 4 द्वीप हैं ऐसे ना। ठीक है, मेन मेन द्वीप अगर बोला जाए तो 4 हैं। अगर टोटल वैसे बोला जाए तो 247 द्वीप हैं भारत में। ठीक है, भारत के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो टोटल कितने द्वीप हैं, तो 247 द्वीप हैं। 247 द्वीपों में अगर हम देखें तो जो यहाँ पे द्वीप आपको दिख रहे हैं, ये द्वीप जो हैं ये हो जाता है, मैंने बताया आपको, ये उत्तरी अंडमान हो जाता है, ये हो जाता है मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, है ना, क्या है, दक्षिणी अंडमान, है ना, और ये है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कुल कितने द्वीप समूह हैं अगर बोला जाए तो 204, 204 द्वीप समूह अंडमान में आते हैं। ठीक है, अगर 43 बोले जाए तो 43 हैं अरब सागर जो है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, वहाँ भी ये सब आ जाएंगे। तो 204 और 43 मिला के 247 द्वीप समूह हैं इंडिया में। ठीक है, भारत के क्षेत्राधिकार में बोला जाए तो 247 द्वीप समूह हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लिटिल अंडमान था। ठीक है, लिटिल अंडमान के बाद उसके बीच में, उसके बाद में क्या आता है, जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये है कार निकोबार। क्या है, कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा होगा, ये है लिटिल निकोबार द्वीप समूह, है ना, लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे करके आप शुरुआत कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला द्वीप समूह, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट
निकोबार। देखिए ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है यही भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे क्या है, पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट है ना, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब हम लोग देखें वैसे कि जो भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार कहाँ से, किस अक्षांश या फिर किस देशांतर से फैला हुआ है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भारत का ये क्षेत्र हैं वो किस किस समुद्री क्षेत्रों से लगे हुए हैं, ये भी देख लेते हैं पहले, है ना। अरे हाँ, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ भी बताना मैं भूल गया था आपको कि जो यहाँ पे है ये जो द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में आते हैं। इसके मेनली 3 द्वीप समूह हैं। कौन कौन सी, एक है लकाद्वीप, लकाद्वीप के बाद मिनिकॉय और है अमीनी द्वीप। 3 द्वीप समूह इसके मेन हैं। तो कौन कौन से, लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ये हो गए। और इसके साथ में और कुछ जानकारियां हैं जो आपको, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है अलग लगे, बट ये चीज़ें आप इतना अच्छे से मैप से देखेंगे, मैप से समझेंगे तो उतना ईजी रहेगा आपके लिए। अब अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है या फिर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये। तो आपको सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद आप मैप में ही देखेंगे, गेस करिए, तो सबसे बड़ा राज्य उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा एमपी, ठीक है, राजस्थान फिर एमपी। उसके बाद थर्ड नंबर पे बोलेंगे तो महाराष्ट्र है और फोर्थ नंबर पे यूपी है। अब जो यूपी है वो जनसंख्या में तो सबसे ज़्यादा है, ये तो सबको पता होगा कि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का, क्योंकि देखिए जनसंख्या कहाँ पे निवास करेंगे, जहाँ पे उनके रहने के लिए, खाने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, इस वजह से कृषि संपन्न हमारा देश है, कृषि पर निर्भर है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। गंगा तटीय क्षेत्र हैं ये सब, इस वजह से, ठीक है। और अगर हम लोग बोलें कि सबसे ज़्यादा राज्यों को टच कौन करता है, तो वो भी यूपी ही है। क्यों, कि देखिए यूपी कितने राज्यों को टच करता है, टोटल 8 राज्यों को। कौन कौन से को, ये पहला कौन सा हो गया, उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हरियाणा। तीसरा दिल्ली। चौथा राजस्थान। पांचवा एमपी। छठवां छत्तीसगढ़। सातवां झारखंड। आठवां बिहार। 8 राज्यों को टच करता है। कितने, 8 राज्यों को टच करता है कौन, यूपी। सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला राज्य कौन सा है अगर बोला जाए तो यूपी है। कौन कौन से, 8, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर हम लोग बोले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर भारत में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप सोचेंगे राज्य तो पता है बट जिला तो नहीं पता अपने को। तो जिला में अगर बोलूं तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है, ये वाला एरिया आता है यहाँ पे कच्छ का, यहाँ पे ये वाला एरिया। तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ का। दूसरा है लेह, ये वाला एरिया है लेह। आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है ये लेह है। जो अभी लद्दाख बना है यूनियन टेरिटरी, उसमें केवल 2 ही जिले हैं। कौन कौन से, लेह है और कारगिल है। लेह और कारगिल दोनों जिलों को मिला के लद्दाख बनता है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर है इसमें टोटल, पहले क्या था, जो लेह लद्दाख वाला एरिया था और जम्मू कश्मीर, इसमें दोनों को मिला के 22 जिले थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ है, ये तो लेह वाला हो गया और ये लद्दाख, ये 2 जिले अलग हो गए, तो नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसका नाम है लद्दाख। और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है इसमें से टोटल कितने बचेंगे, अब 20 बचे हैं, तो 20 जिले यहाँ पे आ गए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ हो जाता है अभी। अब उसके बाद हमें क्या करना था, हमें ये देखना था। चलिए दूसरे साइड में चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समुद्री क्षेत्र। तो ये जो समुद्री क्षेत्र दिख रहे हैं, देखिए भारत के अब राज्यों के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है,
कर्नाटक है, यहाँ पे गोवा है, केरल है। तो वो जो राज्य हैं, ये राज्य किससे टच हो रहे हैं? अरेबियन सी से, मीन्स अरब सागर से। ठीक है, ये जो राज्य हैं अरब सागर से टच हो रहे हैं। उसके बाद जो ये साउथ वाला एरिया आता है, जैसे केरल हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे तमिलनाडु, ये यहाँ पे हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर से टच कर रहे हैं ये। और हिंद महासागर क्या है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में ज्वाइंट है ना, बीच में। और ये काफ़ी बड़ा महासागर है। यहाँ से फिर आप देखेंगे ये तो खाड़ी है और ये छोटा सा सागर ही है, लेकिन हिंद महासागर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और अब बे ऑफ बंगाल, अगर बंगाल की खाड़ी की बात करी जाए तो बंगाल की खाड़ी कहाँ से कहाँ तक है? देखिए आप यहाँ देखेंगे तो मिजोरम था ये, यहाँ फिर वो म्यांमार देश ही आ जाएगा, त्रिपुरा था यहाँ पे बांग्लादेश था, और यहाँ पे था हमारा क्या, पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पे ये झारखंड था, यहाँ उड़ीसा था, और उड़ीसा के बाद फिर आंध्रा यहाँ पे तेलंगाना था। तो कौन कौन से राज्यों को टच कर रहे हैं? देखिए बे ऑफ बंगाल। देखिए उड़ीसा में अक्सर जो तबाही आती है वो इसी बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनते हैं इस वजह से। ये पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है, जो झारखंड, देखिए अक्सर ये जो उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में जो चक्रवात आते हैं तो उसका रीजन क्या रहता है? बे ऑफ बंगाल में जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस वजह से फिर आया करते हैं, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है ना, तटीय राज्य है। तो बे ऑफ बंगाल, और यहाँ फिर ये आ जाता है तमिलनाडु। तो बंगाल की खाड़ी के साइड में कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, स्थित है अगर बोला जाए तो ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, और ये उड़ीसा हो जाता है ना। और यहाँ पे फिर यह तो झारखंड तो लैंडलॉक स्टेट है अपना, तो ये तो टच करता नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं जो ये समुद्री क्षेत्र है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भारत अपना दावा जताए कि ये मेरा क्षेत्र है, और पाकिस्तान अपना बोले कि मेरा क्षेत्र है। तो उसके लिए एक समझौता होता है कि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे संसाधन है, खनिज संसाधन है, वहाँ का तुम यूज कर सकते हो। तो उसके लिए दो देशों के बीच में आपस में मतभेद ना हो, उसके लिए एक समझौता किया गया। उस समझौते का नाम है अनक्लॉज 1982, मतलब 1982 में एक समझौता होता है। 1900 क्या नाम था उसका? अनक्लॉज 1982, मतलब 1982 में जो समझौता होता है इसका नाम है अनक्लॉज 1982। उस टाइम समझौता होता है, उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो सीमाएं रहेंगी, जो समुद्री सीमाएं होंगी वो 3 टाइप की होंगी। कौन कैसी कैसी? पहले का नाम रहेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, है ना, मतलब जो ये आपको तटीय क्षेत्र दिख रहे होंगे, तटीय जो राज्य का तटीय भाग दिख रहा होगा, ये वाला एरिया तट है ना, ये यहाँ से अगर यहाँ पे पाकिस्तान का तट रहता है और यहाँ पे भारत का, तो वहाँ से 12 नॉटिकल मील, है ना, 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र पे जो जिस देश का तटीय क्षेत्र है वो देश यूज कर सकते हैं। और वो देश क्या क्या यूज कर सकता है वहाँ से, तो उसका संपूर्ण अधिकार वहाँ पे रहेगा। अगर देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, मतलब ये इंडिया भारत का हो गया हमारा, तो यहाँ तक अगर कुछ भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ भी संसाधन मिलते हैं अपने को, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे पूरा अधिकार बोला जाए तो भारत का ही रहेगा। कोई दूसरा देश यहाँ पे अपना आधिपत्य या फिर हक नहीं जता सकता। ठीक है, तो क्या 12 नॉटिकल मील्स है ना, 12 नॉटिकल मील्स। तो एक नॉटिकल मील्स आपको पता होना चाहिए 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब जो आधार जिस मतलब ये साइड वाला ये रेखा हो गई, इससे 12 नॉटिकल मील्स है ना। अब उसके बाद अगर देखें कि यहाँ पे किसका, तो यहाँ फिर से मतभेद हो जाएगा, पाकिस्तान अपना बोलेगा और भारत अपना बोलेगा। तो उसके लिए डिसाइड किया गया कि अगर 12 नॉटिकल मील से ज़्यादा है, मतलब आधार रेखा यहाँ हो गया, और यहाँ से फिर नापेंगे कि यहाँ से अगर जीरो से, ये जीरो इसको मानेंगे जो आधार रेखा जीरो, यहाँ से 24 नॉटिकल मील्स तक जिस देश की सीमा रेखी, वो उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। अगर जो ये वाला एरिया था इसको क्या बोले थे? प्रादेशिक समुद्री सीमा बोल देते थे। ठीक है, 12 नॉटिकल मील्स तक को। अगर यही आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील्स तक हो तो इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या फिर अविच्छिन्न मंडल, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा
अगर भारतीय तट रेखा से ये पास में है 24 नॉटिकल मील्स तक, तो वहाँ पर भारत का अधिकार किस किस क्षेत्र में रहेगा? वित्तीय अधिकार रहेगा वहाँ पे, है ना, वित्तीय अधिकार। साफ सफाई का, है ना, साफ सफाई का भारत ही करेगा। अगर ये पाकिस्तान के पास रहेगा तो पाकिस्तान वो क्या चीज़ करेगा? वित्तीय अधिकार उसके पास रहेंगे, जो भी हो चाहे तो। और या फिर उस साफ सफाई का और सीमा शुल्क का, अगर कोई दूसरे देश की जहाज़ें या फिर कुछ आती हैं तो वहाँ पे सीमा शुल्क ले सकते हैं, अगर ये इंडिया की सीमा के अंदर आए तो। अब ये 24 नॉटिकल मील हो गया है ना, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील हो गए, ठीक है। अब ये थर्ड जो होता है, 3 प्रकार का समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया था। जो थर्ड वाला है उसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या फिर बोलते हैं इसको EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह है जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील्स, ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील्स। अब 200 नॉटिकल मील्स को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जितना भी आपको किलोमीटर का अगर आइडिया होगा तो आप यहाँ से इंटू करके निकाल सकते हैं। अगर ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो तटीय या फिर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील्स तक, वहाँ पर वो जो क्षेत्र रहेगा, जिस आधार रेखा में स्थित वह देश रहेगा, है ना, जिस देश के बीच में वो मतलब जिस देश के तटीय क्षेत्र में वह आधार रेखा रहेगी, तो वहाँ से 200 नॉटिकल मील्स तक उस देश का अधिकार रहेगा कि वह क्या क्या कर सकता है। अगर उसमें बात की जाए तो वह देश क्या कर सकता है, पहला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, वह वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र स्थापित कर सकता है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है, मतलब वहाँ पे वह कुछ भी अनुसंधान कर सकता है, कुछ भी खोज कर सकता है वैज्ञानिक रूप से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आता है ये 200 नॉटिकल मील्स, तो यहाँ पे भारत चाहे तो कुछ भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, कुछ भी खोज कर सकता है, पहला। दूसरा, वह नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है ना, नए द्वीपों का निर्माण। क्यों? कि अगर हो सकता है फ्यूचर में कि यहाँ पे पॉपुलेशन रहने के लिए फ्यूचर में हो सकता है कि जगह ना रहे, तो जो कृत्रिम द्वीप बनाते हैं, कई सारे जगह बन चुका है, बनाते भी हैं ऐसे, तो वहाँ पे उस देश का कोई भी उस देश वाले या फिर उस देश की जो सरकारें हैं या फिर वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर लेंगे और फिर वहाँ पे जनसंख्या बसा सकते हैं या फिर रह सकते हैं। तो नए द्वीपों का निर्माण उनके क्षेत्र में आ जाएगा। और तीसरा है संसाधन को दोहन का अधिकार, अगर वो चाहें तो संसाधन का दोहन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं वो? वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं पहला, तो दूसरा नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, और तीसरा संसाधनों का दोहन का अधिकार, ये भी उनके पास है। अभी हम लोग एक मेन टॉपिक या एक मेन बात पे हम लोग नहीं किए अभी तक, उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ भी चुके हैं इस चीज़ को, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति वो अगर अक्षांश रेखा पे बोला जाए तो वैश्विक रूप में देखा जाए कि पृथ्वी पर या फिर ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है ना। तो देखिए, अगर ये बॉल है, ये बॉल हो जाती है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 2 पार्ट में इजली डिवाइड हो जा रही है क्योंकि बॉल गोलाकार है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, ये सेम ऐसी स्थिति है पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है हमारी, उसको जो बीच वाली रेखा डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप बताइए भारत कहाँ पर है? तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे, ठीक है। अब समझ आ गया कि भारत ठीक है उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम लोग बोलें कि भारत उत्तरी गोलार्ध पे है तो है, लेकिन वो है कहाँ पे एग्जैक्ट, ये तो पता नहीं होगा अपने को कि हाँ एग्जैक्ट भाई भारत है कहाँ पे। तो उसके लिए क्या किया गया, देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा होता है। अब देशांतर रेखा के लिए देखिए
वो आप इसको बॉल को दो पार्ट में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में क्यों, देशांतर रेखा में क्या होता है कि इसकी लंबाइयाँ हर जगह अलग, हर जगह सेम सेम होती हैं। जो देखिए जो भूमध्य रेखा था वो तो दो भाग में डिवाइड कर ले रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे लंबाई इसकी ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी लंबाई कम है, फिर और कम होगी और कम होगी और कम होगी। तो एक जो एरिया था वो, ये वाला जो हिस्सा था वो दो भाग में बराबर बराबर भागों में डिवाइड तो कर ले रहा था। बट जो ये रेखाएं हैं, अगर सीधी रेखाएं खींचेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो भी वो बराबर भाग में डिवाइड होगा, यहाँ से काटेंगे तो भी बराबर भाग में होगा, यहाँ से चाहे आप जहाँ से भी काटे उस पृथ्वी को या फिर उस बॉल को जो भी है, तो वह दो भाग में ही डिवाइड होती है। तो उसके लिए डिसाइड किया गया कि एग्जैक्ट किसी भी देश का एग्जैक्ट मैप कैसे पता चलेगा कि वो स्थान कहाँ पर स्थित है। उसके लिए तो क्या हुआ कि एक समझौता होता है, इन लोग एक बैठक होती है, कहाँ पे, इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में एक बैठक होती है ग्रीनविच वेधशाला में। वहाँ पे बोला जाता है कि इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला को 0 डिग्री माना जाए, ठीक है, और इसके पूर्व वाले भाग को पूर्वी देशांतर बोलेंगे हम लोग, है ना, पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम वाला भाग है इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर क्या होती हैं, ये देखिए नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो क्या होती हैं वो, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको ज्योग्राफी में अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो चलिए भारत की स्थिति पहले देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो जो भारत की स्थिति है तो वो एक्चुअली में यहाँ पे है भारत का 6 डिग्री 4 मिनट। अगर हम देशांतर की बात करेंगे, ठीक है, देखिए अक्षांश क्या है, यहाँ पे इसको मानते हैं हम 0, 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ऐसे यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम 6 पहुँचेंगे तो ये जो क्या था, यहाँ पे ग्रेट निकोबार था, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट तक से 6 डिग्री 4 मिनट से स्थित है, मतलब वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और अगर हम लोग नॉर्थ पॉइंट की बात करें तो वो कहाँ तक फैला हुआ है, अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए या फिर अक्षांश रेखा की बात की जाए तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्या 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, बट हम लोग इसको 6 डिग्री 4 मिनट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि हम ये छोटा सा एरिया है, इस वजह से हम लोग एग्जैक्ट बोला जाए तो इसको मानते हैं, जो तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ से मानते हैं। तो भारत का लोकेशन आया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अगर हम लोग देशांतर रेखा की बात की जाए, है ना, देशांतर रेखा की बात करें तो ये क्या था, अरुणाचल प्रदेश था, और ये क्या था, पूर्वी देशांतर। ये भी क्या हो जाएगा, आप इसको पश्चिमी देशांतर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था, यहाँ पे अगर देखिए ये इंडिया हो गया पूरा, और यहाँ पे क्या था वहाँ पे ग्रीनविच वेधशाला, है ना, ग्रीनविच इंग्लैंड का, ठीक है। तो उसके पश्चिम वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर, और उसके पूर्वी वाले हिस्से को बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो जो ये आपको पूर्वी देशांतर है आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है ये पूर्वी देशांतर में ही आएगा, क्योंकि भारत जो स्थित है, ये देखिए अगर इसको आप ग्रीनविच वेधशाला मानते हैं तो भारत यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर में। और पूर्वी देशांतर में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है 68 डिग्री, यहाँ पे है, सॉरी, देखिए जब इसको आप 0 डिग्री मानेंगे तो ये वाला पूरी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, डिग्री। तो पूर्वी देशांतर की बात करिए, अगर भारत के एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। अगर अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की अक्षांश रेखा, उस स्थान पर भारत स्थित है। अब हम लोग
इसका निर्धारण क्यों किए थे? क्योंकि देखिए अगर ये पूर्व में रहेगा तो सूर्य देखिए हमेशा पूर्व में उगता है, ठीक है। तो अगर ये पूर्व में स्थित है तो यहाँ पे सुबह जल्दी होगा, ये तो पता ही है, और यहाँ पे शाम क्या है, सॉरी यहाँ पे सुबह लेट होगा। और देखिए टोटल कितना टाइम रहता है, देखिए अगर 360 डिग्री है, आप इसको देखेंगे तो 1 डिग्री में होता है 24 मिनट, 24 मिनट, क्योंकि ये पृथ्वी गोलाकार होती है। और टोटल कितने टाइम लगता है, टोटल 24 घंटे लगते हैं। 360 डिग्री को 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो आप ऐसे निकालेंगे तो 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, ऐसा है, ठीक है। सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री है ना, 4 मिनट में 1 डिग्री ऐसा घूमती है, ऐसा करके है। तो चलिए ये सब चीज़ें, ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपको है, ये सारा मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे समझा सकूँगा मैं। फिलहाल हम लोग भारत की जो बात कर रहे थे उसी को देखते हैं। तो जो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है, और यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट, तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर हम लोग लोकेशन या फिर किसी टाइम का पता लगाएंगे, तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसको 0 मानेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ का टाइम अलग रहेगा और यहाँ का टाइम अलग रहेगा, फिर यहाँ का टाइम अलग, यहाँ का सारी जगह का टाइम अलग रहेगा। तो उससे क्या है कि अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एमपी में हैं और एमपी से छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं या फिर एमपी से यहाँ जाना चाहते हैं, तो हमारे टाइम में बहुत सारे अलग मतलब चेंजेस आएंगे ना। अगर इधर जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6-7 बजे निकलते हैं तो 10 बजे, 2 घंटे का रास्ता है तो भी 10 मतलब वो जो टाइम रहेगा वो काफ़ी अलग होगा। मतलब यहाँ पे 10 बजे पहुँचेंगे, 11 बजे पहुँचेंगे, ऐसे होगा। अगर यही 7 बजे यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ देखेंगे 7 ही बजे पहुँचे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टाइम का अंदर रहेगा ना, क्योंकि देखिए जो डिग्री है, जो देशांतर रेखा है, वहीं से डिसाइड किया जाता है ये टाइम वाला। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसको मैं समझा सकूँगा थोड़ा सा अगले वीडियो में, या फिर कभी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि भारत का एक समुद्र जो एक समय है, समय सीमा या फिर समय, उसका एक ही रखा जाए। तो क्या किए, यहाँ पे जो 68.7 डिग्री था और यहाँ 97.25 डिग्री को, इन दोनों को टोटल किए और इसको इसके बीच या फिर बीच वाले भाग, मतलब जो इसका मध्य माना है, उसी को हम लोग मान लिए कि इसका जो मीन वैल्यू रहेगी उसी को हम लोग मानेंगे टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 82.82 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री आप मान सकते हैं। ये जो देशांतर है, ये इसको और इसको दो मतलब दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। और इसी के आधार पे ही जो 82.5 डिग्री है, इसी के आधार पर ही हम लोग हमारे समय जोन को या फिर समय को रखा गया है। तो 82.5 डिग्री को जब आप अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 82.5 डिग्री, तो आप इसको अगर करेंगे तो फिर आता है हमारा 5.5 घंटे आएंगे, ठीक है। अभी इसको डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो हम क्या है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर मतलब यहाँ पे सुबह होगा, पहले होगा, है ना। ग्रीनविच वेधशाला से पहले यहाँ सुबह होगी मतलब हम लोग आगे हैं, 5 घंटे आगे हैं, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग। कितने घंटे? जो ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में हैं, है ना। तो जो ये 82.5 डिग्री है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं इंडियन मीन टाइम, है ना। तो IMT रेखा, है ना। तो IMT रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है बोला जाए तो, एक हो गया यूपी, यहाँ से गुजरती है। एक MP हो गया, फिर उसके बाद कौन कौन से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, न्यू स्लाइड में चलता हूँ। कौन कौन से, यूपी से, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
5 राज्यों से गुजरती है। कौन सी? IMT रेखा, ठीक है, ऐसे गुजरती है वो। इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, है ना। इसका जो समय रेखा माना गया है, जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, वो इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, वहाँ से माना गया, ठीक है। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा, अब कर्क रेखा क्या होता है, देखिए ये भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही अच्छे से समझ पाएंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। तो वो देखिए ऐसी झुकी हुई है ना। तो वो सूर्य के सापेक्ष अलग तरीके से, उस पर जो उसकी किरणें हैं वो अलग तरीके से इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो वैसे 23 डिग्री जो झुकी हुई है, इस वजह से पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अलग स्थिति में रहती है। तो जो झुकी हुई है उसी को देखिए, यहाँ पे अगर जब भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये वाले पार्ट में पड़ेंगी या फिर ये वाले पार्ट में पड़ेंगी, है ना। तो कर्क रेखा से माना गया है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी कॉन्सेप्ट आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पता चल पाएगा और अच्छे से। बट हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है। तो 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है अगर पूछा जाए तो कौन कौन से राज्यों से? पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, MP, ये देखिए MP था ऐसे, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो हमारा ये जो मेन टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत बची होंगी, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ भूल गया होऊंगा, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला मैंने अभी आपको बताया, अच्छा देशांतर रेखाएं या फिर कर्क रेखाएं या फिर पृथ्वी की गति, वो सारा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो उसको अच्छे से, तो वहाँ पे समझाना आसान होगा। यहाँ पे उतना टाइम नहीं ले सकते हम लोग समझाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे, है ना। थैंक यू।